Welcome back to NGCon Academy ETA Guideline. Composition and organization of chromosome. इसमें पहले आप कुछ बेसिक्स क्लियर कर लें और बेसिक वो चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है। कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इसको आपने याद करना होगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं। गौर से देखें। नंबर 1, इसमें जो डीएनए है, क्रोमोसोम में डीएनए की परसेंटेज ये कितनी होगी हमारे पास? सो डीएनए इज अप टू 40%। 40% तक इसमें डीएनए है। जो हिस्टोन प्रोटीन है ये कितना होगा? सो दिस इज अप टू 60%। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इतना होगा, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। सो सेल डिवीजन जब होता है तो इस वक्त 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक डीएनए मॉलिक्यूल एक क्रोमेटिड में मौजूद होता है। क्लियर हो गई ये बात? अगर इसका साइज आप देखते हैं तो ओवरऑल एक क्रोमोसोम का जो साइज आपके पास होगा वो होगा अबाउट 5 सेंटीमीटर। तकरीबन 5 सेंटीमीटर एक क्रोमोसोम का ये साइज होता है। अब इस 5 सेंटीमीटर क्रोमोसोम में आपको जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे वो होंगे अबाउट 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स इसमें मौजूद है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब ये देखें कि इसके ऊपर चार्जेस कौन से होंगे। तो 2 बातें आपने याद रखनी है। जो डीएनए मॉलिक्यूल है क्रोमोसोम का, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। किस चीज की वजह से? ड्यू टू फॉस्फेट। इसमें जो फास्फोरिक एसिड है इसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज है। जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। किस वजह से? बेसिक एमाइनो एसिड लाइक आर्जिनिन एंड दूसरा जो एमाइनो एसिड आपके पास मौजूद है यह है लाइसीन। आर्जिनिन और लाइसीन की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ 5 टाइप के प्रोटीन है। हिस्टोन 1, हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B, हिस्टोन 3 एंड हिस्टोन 4। ये 4 आपके पास 5 क्या है? हिस्टोन प्रोटीन के टाइप्स हैं। ये जो 4 प्रोटीन है ना, हिस्टोन 2A से हिस्टोन 4 तक, ये आपके पास आते हैं इन न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम में होंगे। ठीक है। ये 4 इन न्यूक्लियोसोम। एंड जो आपके पास हिस्टोन 1 है ये लिंकर प्रोटीन है। लिंकर प्रोटीन। ठीक है। ये अभी ऑर्गेनाइजेशन में अभी इसकी समझ आपको आ जाएगी आसानी से। अब जरा गौर से देखें। स्टेप वाइज आपने इसको सीखना है। स्टेप 1 क्या है? क्रोमोसोम बनेगा कैसे? बिल्कुल गौर से आप मेरी तरफ देखें। स्टेप 1 में होगा यूं कि ये क्रोमोसोम हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज। ये क्रोमोसोम डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है। और ये कौन सा वक्त है? ये असल में एस फेज है। डिसऑर्गेनाइजेशन सेल साइकिल के एस फेज में होता है। ये क्यों होती है डिसऑर्गेनाइजेशन? ये डिसऑर्गेनाइजेशन इसलिए होता है ताकि इसमें हो जाए डीएनए रेप्लिकेशन, फॉर द सेक ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और इसको एस फेज कहते इसलिए हैं क्योंकि इसमें सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है। क्लियर हो गई ये बात? जब ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए और फिर दोबारा ये क्रोमोसोम और डीएनए ये डीएनए और प्रोटीन ये आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। ये कंडेंसेशन कब तक होगी? तो ये थ्रू आउट होती है। फिर ये कंडेंसेशन जो है ये फिर थ्रू आउट होगी जब तक ये क्रोमोसोम नहीं बन जाता और सेल डिवीजन नहीं हो जाती। सेल डिवीजन तक ये थ्रू आउट
ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। अब ये कंडेंसेशन जब होता है तो इसमें 4 लेवल पर होते हैं। पहले तो ये लिख लें कि ये थ्रू आउट होगा, और 4 लेवल्स ऑफ अर्गेनाइजेशन इसमें होंगे। वो 4 लेवल ऑफ अर्गेनाइजेशन कौन से हैं? नंबर 1, गौर से देखिए मेरी तरफ, ये आपके पास प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन 2A, ये हिस्टोन 2B, ये हिस्टोन 3 और ये हिस्टोन 4। ये 4 आपके पास हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, 4। बट ये 4 जो है ये पेयर में होंगे। एवरी प्रोटीन इज इन पेयर। तो ये इस वक्त टोटल नंबर्स 8 है और टाइप्स कितने हैं? 4। देखें अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इससे ऐसे 2 मरतबा सराउंड करेगा बिकॉज ऑफ द अपोजिट चार्ज। 2 मरतबा सराउंड करके ये ऐसे बाहर निकला है, ठीक है। यहां पे एक और हिस्टोन होगा जिसको कहा जाता है हिस्टोन 1। ये हिस्टोन 1 यहां मौजूद है, ये भी पेयर में होगा। ये डीएनए मॉलिक्यूल इससे भी सराउंड करेगा और फिर ऐसे निकल आएगा। यहाँ पे फिर इसी तरह हिस्टोन्स होंगे, 2 मरतबा उसके इर्द गिर्द आ जाएगा, फिर उससे बाहर निकलेगा, फिर लिंकर होगा, फिर इस तरह एंड सो ऑन, इस तरह आगे चलता जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसको असल में कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। और इस एक न्यूक्लियोसोम में 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इस एक न्यूक्लियोसोम में 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये मौजूद होता है। दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हिस्टोन बन जाता है। ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये 10 नैनोमीटर का हो। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर ये होगा 10 नैनोमीटर का, जिसमें 2 नैनोमीटर थिक डीएनए है और बाकी इसके अंदर क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है। क्लियर? अब आगे आए, जरा गौर से देखें और इसको सीखें। सपोज करें ये आपके पास फर्स्ट स्ट्रैंड बन रहा है, इसमें ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, सॉन्ट इस तरह जाते जाए। तो ये और न्यूक्लियोसोम्स जब अब बनेंगे ना, देखें ये स्ट्रैंड तो इस तरह सिंथेसिस कंटिन्यू होगी, बट अब ये और आगे नहीं जाएगा। अब ये यहाँ से देखिए, बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखिए, ये ऐसे आगे कंटिन्यू है, तो अब ये इसके इर्द गिर्द ये अब इसको ये देखें ऐसे कंटिन्यू है ये स्ट्रैंड, तो अब ये इसको क्या करेगा? ऐसे इससे कोइलिंग करेगा। जब ये कोइलिंग करेगा तो इससे एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। कोइलिंग से एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। अब वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो सेकंड लेवल पे है वो आपके पास क्या है? दैट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज एक्चुअली 30 नैनोमीटर। देखिए फर्स्ट लेवल 10 नैनोमीटर का आपके पास आ गया है, सेकंड 30 नैनोमीटर का होगा और इसको कहा जाता है क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर्स आर दिस इज आल्सो कॉल्ड सोलिनाइड्स। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर और सोलिनाइड इसको कहा जाता है। अब ये सेल साइकिल का कौन सा फेज है? दिस इज G1 एंड G2 फेज। G1 और G2 फेज में क्रोमोसोम जो है वो इस लेवल में होंगे। अब जो क्रोमेटिन फाइबर है इसमें 2 रीजन्स हैं। इस क्रोमेटिन फाइबर और सोलिनाइड में 2 रीजन्स आपको मिलेंगे। कौन कौन से 2 रीजन्स हैं? एक को कहा जाता है हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, और दूसरे को कहा जाता है यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये हाईली कंडेंस है। हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये क्या होगा? ये कंडेंस होगा और कंडेंस के साथ साथ ये अनएक्सप्रेस रीजन है। अनएक्सप्रेस रीजन है इस वक्त। ठीक है, फिर यूक्रोमेटिन जब आप देखें यूक्रोमेटिन, तो ये यूक्रोमेटिन नॉन कंडेंस है। ये नॉन कंडेंस है और दूसरी बात यह है कि ये एक्सप्रेस रीजन होगा, ये एक्सप्रेस होगा। अब जब सेल डिवीजन होती है तो यूक्रोमेटिन जो है ये भी कंडेंस बन जाता है बाद में। यूक्रोमेटिन जो है ये भी क्या हो जाता है? बाद में कंडेंस हो जाता है आफ्टर सेल डिवीजन। इस वक्त क्रोमेटिन फाइबर में 2 रीजन है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन एक्सप्रेस होगा। इसको ऐसे याद करें,
ई फॉर यू क्रोमेटिन एंड ई फॉर एक्सप्रेस। तो इसका ऑपोजिट हेट्रोक्रोमेटिन क्या होगा, ये ये कंडेंस और अनएक्सप्रेस रीजन होगा। ये 30 नैनोमीटर का सोलिनॉइड है। जब सेल डिवीजन होती है तो ये क्रोमोसोम हायर ऑर्डर पे जाता है और ये फाइबर्स जो है इसमें सुपर कॉइलिंग होती है। तो ये 30 नैनोमीटर का दूसरा लेवल जो आपके पास है, अब इसमें सुपर कॉइलिंग होगी। जब सुपर कॉइलिंग होती है तो ये बन जाता है 200 नैनोमीटर का, और इसके बाद फिर हाईली कंडेंस जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा, फर्दर जब इसकी कॉइलिंग होगी, इसको आप ऐसे याद कर लें, फर्दर कॉइलिंग जब इसकी होगी ये हो जाएगा 700 नैनोमीटर का। तो ये 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने याद करने हैं, 10 नैनोमीटर, 30, 20 और 200 एंड 700। ये आपके पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, कैसे एक क्रोमोसोम सेल साइकिल में बनता है, कब बनता है, कौन से फेजेस में। तो ये याद रखिए, दिस 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर इज इन G1 एंड G2 फेज। दिस इज हाउ क्रोमोसोम इज सिंथेसाइज्ड। जरा इसको स्ट्रक्चरली देख लें इसको। ये आपके पास न्यूक्लियोसोम्स हैं, न्यूक्लियोसोम्स कॉइल कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये जंक लिंकर, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम एंड सो ऑन, इस तरह आते जाएं, फिर ये दूसरे के इर्द गिर्द ये कॉइल करेंगे। तो ये एक कॉइल रीजन हुआ। ये कॉइल रीजन आपको 30 नैनोमीटर नजर आएगा। क्रोमेटिन, इसमें 2 रीजन है। फिर जब इसकी सुपर कॉइलिंग होगी, सुपर कॉइलिंग मोर कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, तो 200 एंड देन 700। फिर ये स्ट्रक्चर जो है, ये 2 क्रोमेटिड एक पॉइंट पे अटैच हो जाएंगे, जिससे पहले हमने कहा था। अब इधर देखिए आप, इससे पहले वाला जो आपका लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, गौर से देखिए। ये देखें ज़रा, ये वो सुपर कॉइल स्ट्रक्चर बन गए हैं 2। तो ये जिस पॉइंट पे अटैच होंगे उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, उसको सेंट्रोमेयर कहेंगे। क्लियर हो गई ये बात। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट वेयर डू जीन रिसाइड्स, जीन होते कहाँ पे हैं, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जीन।